हेलो बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। विकेंद्रीकरण का इंग्लिश में मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे सपोज जितनी पूरी का पूरा संगठन है, इसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन जो वास्तविक निर्णय लिया जाता है वो केवल एक सीईओ के द्वारा लिया जाता है। मान लीजिए संगठन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी भी हैं, इसमें कर्मचारी वर्ग भी हैं, लेकिन जितने भी निर्णय लिए जाएंगे सबके सब सीईओ के द्वारा लिए जाएंगे। सेंटर के अंदर पावर, अगर पूरे शक्तियां, सारे के सारी पावर सेंटर के अंदर दे दी जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? केंद्रीयकरण। लेकिन अगर सेंटर अपने हाथ में पावर ना रखे, केवल अपने हाथ में ना रखे, उस पावर को और भी जगह बांट दे, अलग अलग लोगों में बांट दे, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? मतलब बाहर की तरफ पावर जा रही है, उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण। ये हमने प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत भी पढ़ा था। हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत थे उसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण भी पढ़ा था कि जब सारी की सारी पावर केवल केंद्र में ना हो करके उसके आगे भी ट्रांसफ़र हो रही है, सब लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ पावर है, सब लोग जितने भी अधिकारी हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो जब इस प्रकार से पूरी संस्था के अंदर अधिकारों का मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाता है या अधिकारों को आगे लोगों के लिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन का उल्टा। आप ये मान करके चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को 1000 रुपये की पेमेंट भी करनी है तो उसके लिए भी अगर कंपनी के मालिक से पूछना पड़े, किसी के पास रिक्शे का भाड़ा भी देना है, एक मोमबत्ती भी मंगवानी है, तो उसके लिए भी अगर हमें फैक्ट्री के मालिक से पूछना पड़े तो उस चीज़ को कहा जाएगा केंद्रीकरण। लेकिन अगर परचेज डिपार्टमेंट अपना काम संभालता रहे, परचेज डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज़र है वो अपना काम करें, उनके हाथ में अधिकार दे दिए जाएँ, सबके अधिकारों को सुनिश्चित कर दिया जाए और सबको कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाए, तो उस अवस्था को कहा जाएगा विकेंद्रीकरण। मतलब हर चीज़ के लिए आपको कंपनी के मालिक से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, उस अवस्था को कहा जाएगा विकेंद्रीकरण। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। विकेंद्रीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत पूरे संस्था में, पूरे संगठन में व्यवस्थित तरीके से अधिकार का अंतरण किया जाता है। अधिकार अंतरण हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो हमने समझा था, उसी को जब एडवांस लेवल पे समझेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पूरे स्कूल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, 6th है 6B, 7th है 7B, 11th है 11B, 12th है 12B, मतलब जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आपके स्कूल की बात देखी जाए, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, तो उसमें जितने भी बच्चे हैं पर क्लास, उनकी अटेंडेंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लास टीचर की होती है। अब किसी भी एक या दो क्लास में, वैसे तो जनरली सारे क्लास टीचर खुद ही अपने आप ही रजिस्टर के ऊपर बच्चों की अटेंडेंस खुद ही लेते हैं, किसी दूसरे को नहीं देते। लेकिन मान लीजिए मेरी क्लास का, मैं 12th भी आपकी क्लास का क्लास टीचर हूँ और मुझे जो है कोई पर्टिकुलर डे पर कोई काम हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई काम है CBSE का या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह का, मुझे कुछ काम है, तो मैंने आज अपने क्लास के मॉनिटर को बोल दिया कि बेटा तू ले अटेंडेंस, और मैं अपने काम पर लग गया। या फिर मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं अटेंडेंस नहीं ले पा रहा, तो मैंने क्लास मॉनिटर को बोल दिया कि वो अटेंडेंस ले। तो जब मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ काम, मेरी तरह से किसी एक या दो और भी क्लास टीचर्स ने अपने काम का दायित्व अपने क्लास के मॉनिटर को दे दिया। रिजल्ट बनाना था तो वो भी अपने क्लास के मॉनिटर को दे दिया। तो जब इस प्रकार से अपने काम का दायित्व हमने, अपने कार्य का भार हमने अपने क्लास मॉनिटर के ऊपर डाल दिया, और क्लास मॉनिटर सही करेगा या गलत करेगा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हमारी है। तो जब इस प्रकार से हमने अपना कार्य का भार अपने क्लास के मॉनिटर पर डाल दिया तो उसे कहा जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण, अधिकार सौंपना। ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तरदायित्व सौंपा जरूर गया है, अधिकार भी दिए गए हैं कि वो बाकायदा मेरे पर्सनल जो मेरा लैपटॉप है उसका भी प्रयोग कर सकता है, क्लास में प्रॉपरली बच्चों को हैंडल भी करना उसका काम रहेगा, अधिकार भी दे दिए गए। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें उत्तरदेयता जो है, लायबिलिटी जो है, वो मेरी ही रहेगी, मतलब क्लास टीचर की ही रहेगी। बच्चा अगर सही काम करता है तो भी, और कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही रहेगी, या मेरे जैसे जिन्होंने भी काम दिया उन क्लास टीचर्स की रहेगी। तो इस चीज़ को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर, अब इस ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर जितने भी स्कूल के अंदर क्लासेस हैं, हमारे स्कूल में या आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं, हर एक क्लास का क्लास टीचर प्रिंसिपल के अथॉरिटी से सभी क्लास टीचर को ये बोल दिया जाए कि आप
क्लास रजिस्टर के अंदर जो अटेंडेंस लेने का काम है वो मॉनिटर के थ्रू ही करवाइए। एक ऑर्डर पास हो गया और बोल दिया गया कि क्लास में जो बच्चों की अटेंडेंस है उसका लेने का उत्तरदायित्व और अधिकार हर क्लास के मॉनिटर के पास ही है। क्लास टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर क्लास के मॉनिटर को ये काम दे दिया जाए, हर क्लास के मॉनिटर को, किसी एक या दो को नहीं। वो तो मैंने अपनी इच्छा से दिया था, मेरे जैसे किसी एक टीचर ने और अपनी इच्छा से दिया था। लेकिन अगर सभी क्लास मॉनिटर्स को ये काम दे दिया जाए तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अगर एक या दो क्लास के अंदर क्लास टीचर अपनी इच्छा से काम दे, अपने कार्यभार को कम करने के लिए काम दे दे, तो वो अधिकार अंतरण है। लेकिन अगर सभी क्लासेस के अंदर ये काम बाय द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल दे दिया जाए तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण। ये ऊपर समिति की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि सभी क्लास मॉनिटर्स ही अटेंडेंस लेने का काम करेंगे, या प्रिंसिपल सर ही बोल दें कि भाई सभी क्लासेस के अंदर मॉनिटर ही अटेंडेंस लेंगे, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो इस अवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। एक बात और कि ऐसी अवस्था में जो बंदा कार्य सौंप रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। फिर जैसे अगर मैंने अपनी क्लास के मॉनिटर को काम करने के लिए कहा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी, लेकिन अगर विकेंद्रीकरण की अवस्था देखी जाए तो ऐसी अवस्था में जो क्लास के मॉनिटर अगर अटेंडेंस ले रहे होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास टीचर की नहीं रहेगी। ऐसी अवस्था में केवल और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बंदा कार्य कर रहा है उसकी ही रहती है, यानी कि मॉनिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सीईओ है किसी फर्म का, उसके अंडर में, या किसी कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अंडर में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके अंडर में परचेज मैनेजर है, उसके अंडर में फाइनेंस मैनेजर है, एचआर मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो इसके अंडर में जो 5 लोग हैं इस पूरी संस्था में ये जो 5 लोग कार्य कर रहे हैं तो ये अधिकारी हैं। लेकिन जो किसी भी बंदे की अपॉइंटमेंट करनी है, चाहे वो एक कर्मचारी हो या इनकी भी अपॉइंटमेंट करनी है, इनके जो सबॉर्डिनेट है उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, सारा का सारा उत्तरदायित्व किसके हाथ में है? सीईओ के हाथ में। लेकिन सीईओ ने कहा केवल प्रोडक्शन मैनेजर को। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, एग्जाम्पल से ही क्लियर होते हैं और केस स्टडी इन्हीं के ऊपर बेस पर आती है। तो वैसे तो सभी की अपॉइंटमेंट करने का उत्तरदायित्व सीईओ का था क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और अगर ये सारे अधिकार अपने हाथ में ही रखता है कि सबकी अपॉइंटमेंट यही व्यक्ति करेगा, सीईओ ही करेगा, तो इस चीज़ को बोला जाएगा केंद्रीकरण। लेकिन अगर इसने बोला, सीईओ ने कहा कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड किसी भी बंदे की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो आप कर दीजिए, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला इसने, तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण नहीं कहा जाएगा, इस चीज़ को कहा जाएगा अधिकार अंतरण। जब सीईओ का उत्तरदायित्व यानी कि सीईओ का जो काम था अपने कार्यभार को इसने इसके ऊपर लाद दिया कि भाई आप अपने डिपार्टमेंट की जो है वो जितनी भी अपॉइंटमेंट आप कर लीजिएगा, तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? अधिकारों का अंतरण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना? जैसे वही सेम बात होगी कि एक क्लास टीचर ने अपने मॉनिटर को बोल दिया कि भाई आप अटेंडेंस ले लो, बाकी और किसी ने तो थोड़ी ना बोला है। तो जब सीईओ बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर को कि भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी वो आप कर लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ की मानी जाएगी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ कहलाएगी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर सीईओ ने हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को बोल दिया, परचेज मैनेजर को ही बोल दिया कि अपने परचेज से रिलेटेड जो भी आपको लोगों की ज़रूरत है आप खुद अपॉइंटमेंट कीजिए, फाइनेंस मैनेजर को बोल दिया कि अपने अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड जितने लोगों की ज़रूरत है आप कीजिए अपॉइंटमेंट उनकी, मार्केटिंग वालों को बोल दिया कि सेल के जितने बंदे चाहिए आप खुद अपॉइंट कीजिए, एचआर वालों को बोल दिया कि एचआर के लिए जितने बंदे चाहिए आप खुद अपॉइंट कीजिए, प्रोडक्शन वालों को बोल दिया कि जितने बंदे चाहिए फैक्ट्री के लिए आप अपॉइंटमेंट कीजिए। अपने हाथ में इसने कार्य नहीं रखा और अपने अधिकारों को इसने आगे की ओर ट्रांसफ़र कर दिया, सभी को एक जैसे अधिकार दे दिए। सारे परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर सारे के सारे उच्च स्तर के प्रबंधक हैं, मध्य स्तर के प्रबंधक हैं, तो मध्य स्तर के सभी प्रबंधकों को उसने एक जैसे अधिकार दे दिए कि अपने डिपार्टमेंट के लोगों की अब नियुक्ति आप लोग स्वयं कीजिए। तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में एक जैसा काम चलता है, लेकिन अगर ये केवल इसको ही काम दे दे, अपने काम को सौंपने का काम कर दे, तो इस चीज़ को कहा जाएगा अधिकार अंतरण। सारे के सारे अधिकार खुद रखें तो उसे बोला जाएगा केंद्रीकरण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल से।
तो विकेंद्रीकरण का मतलब कि जब सीईओ सभी अधिकारियों को अपने विभाग की नियुक्ति करने का, अपने विभाग में जितने खर्चे करने उनकी पेमेंट करने का, मतलब सबको एक जैसा काम दे दे, तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण। अब इसका महत्व पढ़ लेते हैं कि विकेंद्रीकरण करने से होता क्या है। तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा कि विकेंद्रीकरण करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसमें अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास होता है। ये अधीनस्थ हैं, किसके अधीनस्थ हैं? सीईओ के। तो सीईओ ने जब अपना काम को और अधिकारों को इन लोगों को सौंप दिया, तो इससे इन लोगों में, ये जो अधीनस्थ हैं, इन लोगों में पहल क्षमता का विकास होता है। अपनी तरफ से आगे बढ़ करके काम करेंगे। एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर प्रतियोगिता भी रहेगी कि हाँ जी मुझे भी काम मिला, इसको भी काम मिला, इसको भी काम मिला, इसको भी। तो आपस में प्रतियोगिता रखेंगे और अच्छे से अच्छा काम करना चाहेंगे और अपने अच्छे निर्णय लेंगे, जल्दी निर्णय लिए जाएंगे। अगर सीईओ सारे निर्णय अपने हाथ में रखेगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और कोई भी निर्णय ढंग से नहीं ले पाएगा, गलत भी लेगा और ज़्यादा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर उसने सभी उत्तरदायित्व और अधिकार सब लोगों नीचे लोगों में ट्रांसफ़र कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया, तो इसको केवल अपने बारे में ही सोचना है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचना है, इसको केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है। तो जल्दी जल्दी निर्णय लिए जाते हैं और इसके भार में भी कमी आएगी। उच्च स्तर के जो प्रबंधक है उनके भार में भी कमी आ जाती है। विकास में सहायक, जब ये लोग केवल अपना ही काम करेंगे तो निर्णय जल्दी लिए जाएंगे और इनका भी विकास होगा। प्रोडक्शन मैनेजर, उसके अंदर भी एबिलिटी डेवलप होगी कि हाँ भाई अपने डिपार्टमेंट को मुझे ही संभालना है, तो ऑफकोर्स मुझे ढंग से निर्णय लेना पड़ेगा। तो अच्छे निर्णय लेगा, जल्दी निर्णय लेगा और सोच समझ के निर्णय लेगा, तो इससे इसका भी विकास होगा, इसी तरह से इसका भी विकास होगा, इसी तरह से इसका भी, और पूरी संस्था का ऑटोमेटिकली विकास होगा इससे। और नियंत्रण भी बेहतर होता है। अगर सभी निर्णय ये लेगा, केंद्रीकरण रखेगा या केवल अधिकारों का अंतरण इसके प्रति या केवल इसके प्रति करेगा, तो उसमें गलत निर्णय होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब इसने सभी अधिकारों को और उत्तरदायित्व को इन लोगों को सौंप दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया, तो ऐसी अवस्था में अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेवारी भी बनती है, तो जानबूझ करके ये भी कोई गलती नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इसका इन सब के ऊपर कंट्रोल रहेगा, तो कंट्रोलिंग प्रॉपर रहती है, इसमें सभी को फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदे हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। अधिकार अंतरण, जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति केवल और केवल इसको बोल दे कि भैया आप अपने लिए नियुक्तियां खुद कीजिए, या केवल इसको बोल दे कि आप अपने लिए केवल नियुक्ति कीजिए, मतलब एक या दो को ही दिया इसने काम, बाकी सबको छोड़ दिया, तो ये क्या कहलाता है? अधिकार अंतरण। लेकिन अगर इसने एक जैसा काम सबको दे दिया, अधिकारों की पूरा प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, डिफाइन कर दी कि ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, और इससे संबंधित अधिकार भी दे दिए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण। तो ध्यान रखिएगा, अधिकार अंतरण में स्वतंत्रता थोड़ी कम होती है। जैसे क्लास के मॉनिटर को अगर काम दे दिया जाए, मतलब क्लास टीचर क्लास के मॉनिटर को काम दे दे, तो उसमें क्लास के मॉनिटर को स्वतंत्रता थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन अगर प्रॉपरली क्लास की जो अटेंडेंस लेने का काम सभी मॉनिटर्स को मिल जाए, तो उनके पास ज़्यादा स्वतंत्रता रहेगी, वो अपने स्टूडेंट को मतलब प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे, हर टाइम की अटेंडेंस प्रॉपरली ले पाएंगे। तो अधिकार अंतरण में ध्यान रखिएगा, कम स्वतंत्रता रहती है, विकेंद्रीकरण में ज़्यादा स्वतंत्रता रहती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। और ध्यान रखिएगा, अधिकार अंतरण ज़रूरी है। कोई भी संस्था बिना अधिकार अंतरण के चल ही नहीं सकती। कोई भी संस्था हो, चाहे उसमें 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं या 1000 व्यक्ति काम कर रहे हो, अधिकार, कोई भी उच्च अधिकारी अपने जो सबॉर्डिनेट है, अपना जो अधीनस्थ है, उसको काम जरूर देगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी सभी कामों को स्वयं नहीं कर सकता। कभी ना कभी उसको थकावट जरूर होगी, कभी ना कभी वो अपने से जो लोअर वाले बंदे हैं उनको काम अपना जरूर देगा। मतलब अगर मैं क्लास टीचर हूँ तो मैं कभी भी मॉनिटर को कोई काम दूँ ही ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कभी ना कभी कोई ना कोई काम दूंगा ही दूंगा, चाहे वो रिजल्ट बनाने का हो, चाहे अटेंडेंस लेने का हो, चाहे बच्चों से क्वेश्चन चेक करवाने का हो। तो अधिकार अंतरण जरूर किया जाता है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन विकेंद्रीकरण जरूरी नहीं है कि किसी संस्था में हो, किसी संस्था में हो सकता है विकेंद्रीकरण, किसी संस्था में हो सकता है ना हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसके बिना काम चल सकता है। कितना इफेक्टिव चलेगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि विकेंद्रीकरण किया ही जाए। लेकिन अधिकार अंतरण तो हर संस्था में कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें कम स्वतंत्रता होती है, इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है। इसका क्षेत्र सीमित है, इसका क्षेत्र व्यापक है। और इसके अंतर्गत केवल एक अधिकारी अपने केवल कार्यभार को कम करता है। इसमें जो नीचे वाले जो लोग हैं, अधीनस्थ हैं, उनको कोई अधिकार प्रॉपरली नहीं दिए जाते। इसमें उन लोगों को कोई सत्ता, मतलब प्रॉपरली एक पावर डिफाइन नहीं की जाती। लेकिन इसमें एक पावर डिफाइन की जाती है कि आपके पास भी पावर है।
तो विकेंद्रीकरण ये कुछ ज़्यादा लार्ज स्केल पे देखी जाती है चीज़, ये ज़्यादा व्यापक है और इसमें सत्ता फैलती है। सत्ता मतलब केवल एक राजा नहीं होता, बहुत सारे लोग राजा होते हैं, तो सत्ता फैलती है। इसमें केवल सत्ता नहीं फैलती, इसमें केवल अधिकारी केवल कुछ समय के लिए अपने कार्यभार को कम करता है, बाद में अल्टीमेटली जो है वो अधिकारी एक या दो ही रहते हैं। तो अधिकार अंतरण जरूरी है, इसमें कार्यभार को सौंपा जाता है, इसका क्षेत्र कम होता है, इसमें कम स्वतंत्रता होती है। लेकिन विकेंद्रीकरण का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें स्वतंत्रता भी अधिक होती है और इसमें राजा भी बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब सत्ता का फैलाव होता है। तो ये थे बेटा क्वेश्चन 5th और 6th। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।